नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। चुनाव जब करीब आते हैं तो उस समय देश में तमाम दल एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलाते हैं। इसमें तमाम दल तमाम तरह के वादे भी करते हैं। हाल ही में एक दल द्वारा, एक धड़े द्वारा विरासत टैक्स की बात की गई, तो साथ ही ये कहा गया कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। वहीं दूसरे धड़े द्वारा ये कहा गया कि अमुक दल आपकी संपत्ति जो है उस पर से आपकी अधिकार हैं उसको छीनने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या कोई भी सरकार या कोई भी ऐसे संपत्ति को जिस पर आपका निजी अधिकार है, क्या वो उसको छीन सकती है? क्या वो उसको पुनर्वितरित कर सकती है? तो दरअसल ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस पर विचार चल रहा है। कुछ उसकी व्याख्याएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से देखी जा सकती हैं। तो आजकल ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। तो आज के संदर्भ में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या निजी संपत्ति बांट सकती है सरकार, पुनर्वितरित कर सकती है सरकार? तो संविधान क्या कहता है इस पर? इसकी व्याख्याओं को देखने से ये बात स्पष्ट होगी। चर्चा के हमारे जो पक्ष होंगे, जो बिंदु होंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। खबर के बाद क्या है हालिया मामला, इसको समझते हुए हम चलेंगे। क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 39B, जिसके तहत पिछली कुछ ऐसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं जिसमें इस व्याख्या को ध्यान में रखा गया है। इस पर ही केंद्रित है बहुत हद तक ये मामला। इसके बाद आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व व्याख्याओं में क्या कहा गया है और अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। इसका जवाब देने की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से इस पूरे के पूरे खंड को आप देख सकते हैं। बात खबर की करें तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट, कैन गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी। अर्थात जो प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है, अर्थात जो निजी स्वामित्व की प्रॉपर्टी है, उसको क्या सरकार रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? तो इस मामले पर हालिया मामला क्या है उसको जानते हैं। दरअसल एक मामला हुआ 1976 में महाराष्ट्र में क्या हुआ कि एक निजी ऐसा टैक्स लगाया गया एक प्रॉपर्टी के ऊपर। दरअसल महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट लाया गया 1976 में। हुआ ये कि वहां पर एक बिल्डिंग थी, एक अपार्टमेंट जैसी संरचना थी और उसमें कुछ लोग रह रहे थे, लेकिन उसकी स्थिति काफी जर्जर हो गई थी। तो ऐसा किया गया इस एक्ट के माध्यम से कि उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर एक प्रकार का सेस लगाया गया, अर्थात एक उपकर लगाया गया, ताकि उस बिल्डिंग को मेंटेन किया जा सके, उसका पुनर्निर्माण तो नहीं, उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक किया जा सके, ताकि उसमें जो रह रहे गरीब लोग हैं उनका जीवन खतरे में न पड़े। अब इन जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों से इसके एवज में सेस लेने की व्यवस्था की गई महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत, ताकि उसका मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जा सके। अब 1986 में यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन 1986 में क्या किया गया कि इसमें एक संशोधन किया गया और धारा 1A जोड़ दिया गया और इस आधार पे जोड़ा गया कि 39B का इसमें हवाला दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B का हवाला दिया गया और यह कहा गया कि आर्टिकल 39B में सरकार निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों का अधिग्रहण भी कर सकती है, उनका पुनर्वितरण भी कर सकती है, अगर उनको समुदाय के भौतिक संसाधन मानती है तो। अर्थात ऐसी संपत्ति जो कि समुदाय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत आती है, उसका जो गवर्नमेंट है वो अधिग्रहण कर सकती है, अर्थात अपने अधिकार में ले सकती है और फिर से जिसको उपयुक्त मानेगी उसके तक इसको पुनर्वितरित कर सकती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इसका हवाला देते हुए यहां पर 1986 में यह संशोधन जब लाया गया तो इस संशोधन का विरोध किया गया और 1986 में इस संशोधन के विरोध में विशेष रूप से जो अध्याय 8A इसमें और एक ऐड कर दिया गया, इस अध्याय का काफी विरोध हुआ। और अध्याय 8A क्या कहता है? अध्याय 8A कहता है कि अगर उस जगह पर रहने वाले 70% लोग अगर ये कहते हैं कि इसका अधिग्रहण कर लिया जाए तो इसका अधिग्रहण किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। अब यहां पर प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन जो था मुंबई का, वो इस बात से खासा नाराज होता है और वो मुंबई हाईकोर्ट की तरफ अपना रुख करता है। वो कहता है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जिसके तहत इनको ये अधिकार मिलता है, समानता का अधिकार मिलता है, तो उसका ये उल्लंघन है और ये चले जाते हैं मुंबई हाईकोर्ट में। लेकिन हाईकोर्ट से इनको राहत नहीं मिलती है और फिर ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने अब प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न था कि जो समुदाय के भौतिक संसाधन शब्द है, इसकी व्याख्या करना सब इनके
सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या निजी संसाधन इसमें शामिल होंगे। समुदाय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या जो निजी संसाधन हैं, जो निजी रिसोर्स हैं, क्या उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब ये मामला 2001 में आप देखेंगे 5 जजों की पीठ इसको सुनती है, फिर 2002 में 7, फिर वर्तमान में आप देखेंगे तो 9 जजों की पीठ के सामने ये मामला है। और ये मामला अभी भी आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर निर्णय आना है। ऐसे में अब कुछ ऐसे पहले के ऐसे केस है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी हो गया कि उनमें उन निर्णयों में क्या कहा गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझ लें आर्टिकल 39B क्या कहता है। तो दरअसल संविधान का जो भाग 4 है, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ऐसी नीति बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करे कि उससे आम लोगों की भलाई सर्वोत्तम तरीके से हो सके। अर्थात आम जन की भलाई के लिए ऐसी पॉलिसी बनाया जाए कि वो सर्वोत्तम तरीके से काम करे, जिसमें कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उसका वितरण इस प्रकार किया जाए। अब देखिए, भौतिक संसाधनों के वितरण के इसी आधार को लेके जो 1986 का संशोधन है उसमें अधिग्रहण की बात को दोहराया गया। अब यहां पर ये देखेंगे, लेकिन डीपीएसपी पे यह आपको ध्यान देना है, ये मार्गदर्शन के लिए सिद्धांत हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है डायरेक्ट। इनको आधार बनाकर नियम बनाया जा सकता है, संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, किसी भी अदालत में ये प्रत्यक्ष तौर पे सीधे तौर पे लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 39B। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व व्याख्याओं को देखना आवश्यक है कि पूर्व में अगर ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो उसमें माननीय न्यायालय का क्या आदेश रहा, क्या वहां पर निर्णय रहा। तो देखिए, सबसे पहले 1977 में आप देखेंगे कर्नाटक बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी का एक मामला था, जिसमें 7 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और 4-3 से एक निर्णय दिया, जिसमें 4 लोग यह बात मानते हैं कि जो निजी संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधन के दायरे में नहीं आते हैं। अर्थात बहुमत यहां पर इस केस में, कर्नाटक बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी केस में इस बात का था, 4 जजों ने यह बात स्वीकार की कि जो भौतिक संसाधन का दायरा है उस दायरे में जो निजी संसाधन है वो नहीं आएंगे। तो इस मामले में ये कहा गया कि ये, और 3 जज ऐसे थे जिसमें कि विशेष रूप से जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम लिया जाता है। इन्होंने ये कहा कि जो निजी समुदाय है, निजी संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधन के दायरे में आना चाहिए, ये कहा था जस्टिस कृष्णा अय्यर ने। हालांकि ये निर्णय अल्पमत में था, इसलिए ऊपर वाला निर्णय ही मान्य हुआ। और आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 39B के दायरे से निजी संसाधनों के स्वामित्व को बाहर करना जो है, उन्होंने ये कहा, जस्टिस कृष्णा का तर्क, जो कि इस मामले में अल्पमत में थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 39B के दायरे में जो निजी संसाधनों के स्वामित्व को अगर बाहर कर दिया जाएगा तो ये समाजवादी तरीके से जो पुनर्वितरण का उद्देश्य है, एक तरह से उसको छिपाना होगा, इसलिए इसको बाहर नहीं करना चाहिए। तो जस्टिस कृष्णा ने कहा, जस्टिस कृष्णा का जो तर्क था वो ये था कि जो निजी संसाधन भी हैं वो भी भौतिक संसाधन का जो दायरा बनाया गया है उसके अंतर्गत आने चाहिए। अब देखिए, ये इसमें एक अन्य मामला आया, जो मामला 1983 का मामला है। यहां पर क्या होता है कि संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल का मामला था। इस मामले में क्या हुआ, एक केंद्रीय कानून लाया गया, जिसमें कि इस केंद्रीय कानून में जो कोयला खदानें हैं और उनसे संबंधित कोक ओवन संयंत्र हैं, उनके राष्ट्रीयकरण का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में अब इसका विरोध हुआ, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण जो नहीं करवाना चाहते थे, ऐसे लोग कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जब जाते हैं तो ये मामला 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा सुना जाता है। और यहां पर आप देखेंगे जो निजी स्वामित्व से सार्वजनिक स्वामित्व में धन का जो परिवर्तन है उसकी बात को स्वीकार किया गया। अर्थात यहां पर जो जस्टिस अय्यर की राय थी पिछले में, जो अल्पमत में थी, उस राय की पुष्टि की जाती है। और यह माना जाता है उससे कि जो जस्टिस अय्यर ने कहा था कि फैसले में इस बात का हालांकि जिक्र नहीं था कि जस्टिस अय्यर की राय अपने पूर्व फैसले में अल्पमत में थी, ये बात यहां पर नहीं बताई गई, लेकिन फिर भी जस्टिस अय्यर की राय को यहां पर तवज्जो दी गई और यह कहा गया कि जो निजी स्वामित्व है, सार्वजनिक स्वामित्व में धन का परिवर्तन उसका किया जा सकता है। अर्थात जो प्राइवेट जो रिसोर्स हैं उसको सार्वजनिक तौर पर अपनाए जा सकते हैं, फिर उनको आर्टिकल 39B के तहत उसको पुनर्वितरित भी किया जा सकता है, उसको अधिगृहित भी किया जा सकता है। तो ये बात एक तरह से भले ही जस्टिस
अय्यर की जो राय थी, जस्टिस अय्यर का जो कहना था वो अल्पमत में था पहले केस में, लेकिन यहां पर इस दूसरे केस में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग मामले में उनकी बात को यहां पर दोहराया गया। अगला मामला आता है 1996 का मामला है, जो मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम भारत संघ का मामला है। इसमें भी 9 न्यायाधीशों की पीठ थी और इस पीठ ने भी जो पूर्व में व्याख्या थी उसी व्याख्या को फिर से दोहराया, अर्थात जस्टिस अय्यर की जो अल्पमत वाली जो उनकी जो राय थी उस राय को यहां पर एक तरह से फिर से दोहराया गया और अनुच्छेद 39B में आने वाले भौतिक संसाधन शब्द जो है, इस शब्द के अंतर्गत ये माना कि प्राकृतिक या भौतिक संसाधनों के साथ चल या अचल संपत्ति भी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के सभी निजी और सार्वजनिक स्रोत शामिल होंगे, अर्थात सार्वजनिक भी शामिल होंगे और निजी भी शामिल होंगे। इसका मतलब ये था कि जस्टिस अय्यर की बात को यहां फिर से दोहराया गया और निजी संपत्ति को भी भौतिक संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित करने को यहां पर एक बार फिर से प्रमुखता से 1996 में भी इसको दोहराया गया। अब ऐसे में ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब देखना है कि 3 दशक हो गए इस मामले को लंबित रहते हुए कि इस पे क्या निर्णय आता है। क्या आर्टिकल 39B के तहत कोई भी सरकार इस प्रकार की संपत्ति को क्या ले सकती है, क्या उसको पुनर्वितरित कर सकती है। तो माननीय कोर्ट के निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे इस पर क्या होगा। तो देखिए, आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं जिसका जवाब आपको देना है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। कथन 1 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। कथन दूसरा है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी उपयुक्त दोनों या विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।